कल्पना करो कि तुम एक ऐसी नदी के किनारे खड़े हो जो हजारों सालों से बह रही है, अपने साथ उन पहले इंसानों के राज लिए हुए जिन्होंने इस धरती को अपना घर कहा था। क्या आज भी हम उनके अतीत की कोई फुसफुसाहट सुन सकते हैं? बंगाल की धरती करोड़ों सालों में बनी, हिमालय से आने वाली तीन महान नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के बहते गाद से। इस प्रक्रिया ने एक विशाल, समतल और बेहद उपजाऊ मैदान बनाया। यहां सबसे पहले पुराने पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज के शिकारी और भोजन संग्रह करने वाले लोग आए। हमें उनके होने का पता पश्चिम बंगाल के अयोध्या पहाड़ियों से मिले पत्थर के औजारों से चलता है। ये औजार लगभग 37,000 साल पुराने हैं। ये लोग जानवरों का शिकार करते और जंगली पौधों को इकट्ठा करके जीवन बिताते थे। काफी समय बाद बांकुड़ा नदी के किनारे स्थित हाटपाड़ा नाम की जगह पर लगभग 15,000 से 20,000 साल पुराने प्रमाण मिले हैं कि वे मछली पकड़कर उसे खाते थे। वहां उनकी जली हुई हड्डियां मिली हैं। वक्त बीतने के साथ उनका जीवन बदलने लगा। लगभग 4,000 साल पहले ताम्र युग, कॉपर एज में हमें पहली बस्तियों के संकेत मिलते हैं। पांडु राजा धिब्बी नामक जगह पर लोगों ने जमीन में गड्ढे खोदकर घरों की नींव रखी और स्थायी रूप से बसना शुरू किया। उन्होंने काले लाल बर्तनों, ब्लैक एंड रेड पॉटरी का निर्माण और तांबे के औजार व गहने बनाना भी सीख लिया। अब वे सिर्फ शिकारी नहीं रहे, बल्कि इस धरती पर अपनी जड़ें जमाने वाले पहले परिवार बन गए थे। लेकिन जब ये प्रारंभिक समाज अपनी नींव रख रहे थे, तभी एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला था। एक ऐसा छोटा अनाज जो बंगाल की पहचान बन जाएगा। सोचो, अगर मैं कहूं कि बंगाल की किस्मत का असली रहस्य किसी राजा या विजेता में नहीं, बल्कि एक दाने में छिपा था, चावल के एक दाने में। जानिए कैसे कृषि के दूरदर्शी लोगों ने बंगाल का भविष्य गढ़ा। लगभग 1500 ईसा पूर्व एक नया समूह बंगाल की भूमि में आया, ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा बोलने वाले लोग। ये पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के समुदायों से जुड़े थे। उनका आगमन निर्णायक था क्योंकि वे अपने साथ एक क्रांतिकारी तकनीक लाए, गीली धान की खेती, वेट राइस एग्रीकल्चर। बंगाल के जलमग्न मैदानों और सालाना बाढ़ वाले क्षेत्रों के लिए यह खेती एकदम उपयुक्त थी। पानी से लड़ने के बजाय उन्होंने उसे अपनी ताकत बना लिया। उन्होंने सीखा कि धान को भरे हुए खेतों में कैसे उगाया जाए, और इस तरह उन्होंने प्रकृति की चुनौती को अपनी ताकत में बदल दिया। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। अब भोजन की स्थायी और भरपूर आपूर्ति ने जनसंख्या को तेजी से बढ़ने दिया। गांव फैलकर स्थायी बस्तियों में बदल गए। यह कृषि अधिशेष ही वह आर्थिक नींव बना जिस पर बंगाल का पूरा इतिहास, उसके शहर, व्यापार और साम्राज्य टिका हुआ है। इन पहले किसानों की विरासत आज भी बंगाली भाषा में जिंदा है। हल, प्लाव, धान, पैडी और नारिकेल, कोकोनट जैसे मूल शब्द उनके प्राचीन ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं से आए हैं। उन्होंने न सिर्फ मिट्टी को समृद्ध किया, बल्कि भाषा और संस्कृति को भी। जैसे जैसे बंगाल के खेतों में धान की हरियाली फैली, पश्चिम और दक्षिण से नई आवाजें आईं, नए नाम, नई जातियां और नए विचार लेकर। धान की लहराती फसलों के बीच इंसानी धाराएं भी बंगाल की ओर बहने लगीं, हर एक अपने साथ एक अनोखा रंग लेकर। आखिर ये नए लोग कौन थे और वे क्या लेकर आए थे? लगभग 1000 ईसा पूर्व द्रविड़ भाषाएं बोलने वाले लोग पश्चिम और दक्षिण से यहां आने लगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों से रहा होगा, जो शहरी और व्यापारिक जीवन के जानकार थे। इन्हीं में से एक शक्तिशाली जनजाति वंग या बैंग थी, जिसने डेल्टा के दक्षिणी हिस्से में बसकर इस भूमि को अपना नाम दिया। वंग से बंगाल बना। उसी समय उत्तर और पूर्व से तिब्बती बर्मी, टिबेटो बुर्मन समूह भी आए, जिन्होंने बंगाल के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बसावट की। उनकी पूर्वी एशियाई संस्कृति और वंश अब भी जीवित है, आज के चकमा, मारमा और त्रिपुरा समुदायों में। यह दौर दिखाता है कि बंगाली लोग कभी एक शुद्ध नस्ल नहीं थे। वे हमेशा से विविध समुदायों का संगम रहे। हम हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक किसान, द्रविड़ बसने वाले और तिब्बती बर्मी पर्वतीय लोग। इन सभी संस्कृतियों के मिलन से अब मंच तैयार था एक नए युग के लिए। एक ऐसा दौर
जब बंगाल में उठे शहर दुनिया के सबसे प्राचीन नगरों की बराबरी करेंगे। आधुनिक बांग्लादेश की मिट्टी के नीचे एक ऐसा शहर सोया है जिसने इतिहास की परिभाषा ही बदल दी। वारी बटेश्वर। क्या राज छिपे थे वहां जो उसे रोम साम्राज्य तक से जोड़ते थे? पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य तक मजबूत लौह औजारों और तकनीकी प्रगति ने छोटे गांवों को संगठित शहरों में बदल दिया। वारी बटेश्वर, जो आज के नरसिंदी, बांग्लादेश में है, लगभग 450 ईसा पूर्व की एक योजनाबद्ध नगरी थी। यहां मजबूत ईंटों की दीवारें, पक्की सड़कें और एक खाई से घिरा हुआ नगर था। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बड़ा नदी बंदरगाह था। खुदाई में मिले चांदी के पंच चिह्नित सिक्के बताते हैं कि यहां का अर्थतंत्र विकसित था। इसके अलावा दूर देशों से आए सामान मिले हैं। गंगा के मैदानों की चमकीली मिट्टी की हांडी, अर्धमूल्यवान पत्थरों से बने हजारों मोती और यहां तक कि रोम साम्राज्य के बर्तन भी। यह नगर रेशम मार्ग और समुद्री व्यापार का केंद्र था, जो दक्षिण पूर्व एशिया और भूमध्य सागर तक फैला था। उत्तरी बंगाल में महास्थानगढ़, प्राचीन पुंद्र नगर, भी एक सुदृढ़ राजधानी के रूप में फला फूला, अपने महलों, मंदिरों और भव्य निर्माणों के साथ। ये शहर अलग थलग नहीं थे। वे एक ऐसे जाल का हिस्सा थे जिसने बंगाल को विश्व शक्ति बना दिया। एक ऐसी शक्ति जिसने खुद सिकंदर महान को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब दुनिया का सबसे बड़ा विजेता बंगाल की सेना के सामने आया, तो उसके सैनिकों ने लड़ने से इनकार कर दिया। आखिर ऐसा क्या था जिससे वे डर गए थे? प्राचीन बंगाल की शक्ति सिर्फ स्थानीय कहानी नहीं थी। इसका जिक्र यूनानी और रोमी इतिहासकारों ने भी किया है। पहली सदी ईसा पूर्व से दूसरी सदी ईसवी तक उन्होंने गंगा डेल्टा के एक शक्तिशाली राज्य गंगा रिदाई का वर्णन किया। एक ऐसा साम्राज्य जिसे कोई भी जीत नहीं सका था। उसकी सबसे भयावह ताकत थी उसकी युद्ध हाथियों की विशाल सेना। 325 ईसा पूर्व में जब सिकंदर महान पंजाब के हायफासिस नदी तक पहुंचा, तो उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुना था कि आगे गंगा रिदाई की सेना है, 80,000 घुड़सवार, 200,000 पैदल सैनिक और 6,000 युद्ध हाथी। इस भय से सिकंदर को पीछे हटना पड़ा। इस गंगा रिदाई राज्य को प्राचीन वंग राज्य से जोड़ा जाता है, जो अपनी नौसेना और समुद्री प्रभाव के लिए प्रसिद्ध था, यहां तक कि श्रीलंका के पहले राज्य की स्थापना से भी। लेकिन सिर्फ सैन्य शक्ति से कोई सभ्यता अमर नहीं रहती। जब गंगा रिदाई की गूंज मंद पड़ी, तो नए साम्राज्य उभरे, जो अपने साथ ऐसी विचारधाराएं लाए जिन्होंने सदियों तक बंगाल की आत्मा को आकार दिया। छोटे छोटे राज्यों के इस संघर्ष से एक ऐसा साम्राज्य निकला जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। सवाल यह है, इस विशाल ताने बाने में बंगाल की भूमिका क्या थी और उसने इससे क्या पाया? ईसा पूर्व तीसरी सदी में बंगाल भारत के पहले महान साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, का हिस्सा बना। इसका सबसे शक्तिशाली प्रमाण किसी हथियार में नहीं, बल्कि करुणा के एक संदेश में छिपा है। महास्थानगढ़ में मिला एक चूना पत्थर का शिलालेख। यह मौर्यकालीन अधिकारी का आदेश है, संभवतः सम्राट अशोक के समय का, जिसमें स्थानीय प्रशासन को अकाल से पीड़ित लोगों में अनाज और धन बांटने के निर्देश दिए गए हैं। यह दिखाता है कि मौर्य शासन एक केंद्रीकृत और संगठित राज्य था, जो अपने सबसे दूरस्थ नागरिकों की भी चिंता करता था। मौर्य शासक, विशेषकर अशोक, बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने बंगाल में इस धर्म की जड़ें गहरी कीं और क्षेत्र भर में स्तूपों का निर्माण कराया। मौर्यों के बाद बंगाल चौथी से छठी सदी ईसवी तक गुप्त साम्राज्य का एक प्रमुख हिस्सा बना। यह काल भारत का सुवर्ण युग कहलाता है, कला, विज्ञान और दर्शन का युग। बंगाल की अर्थव्यवस्था अपने चरम पर थी। इसके तम्रलिप्त बंदरगाह दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार के द्वार थे। बंगाल का सबसे अनोखा योगदान इस युग में था इसकी टेरिकोटा कला। स्थानीय कारीगरों ने हजारों मिट्टी की पट्टिकाएं और मूर्तियां बनाईं, जिन पर विष्णु, रामायण के दृश्य और आम लोगों के जीवन के क्षण अंकित थे। शुरू में उन्होंने गुप्त शैली अपनाई, लेकिन जल्द ही बंगाल ने अपनी स्वतंत्र, सजीव और धरती से जुड़ी कलात्मक पहचान विकसित कर ली।
गुप्त युग की यह स्वर्ण चमक धीरे धीरे मध्यम पड़ने लगी। जैसे ही उसका प्रकाश बुझा, बंगाल एक अराजक काल में डूब गया। एक ऐसा युग जहां बल ही न्याय था, जब तक जनता ने खुद अपने उद्धारक को नहीं चुना। एक ऐसे समय में जब अराजकता हावी थी, बंगाल के सरदारों ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने राजा का चुनाव किया। क्या यह निर्णय उस युग का प्रारंभ था जिसने बौद्ध धर्म की रोशनी को पूरे एशिया में फैला दिया? गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बंगाल मत्स्य न्याय के द्वार में चला गया, यानी मछलियों का नियम, जिसमें बड़ी मछली छोटी को खा जाती थी। इस हिंसा और अराजकता को समाप्त करने के लिए लगभग 750 ईस्वी में क्षेत्रीय मुखियाओं ने एक असाधारण निर्णय लिया। उन्होंने गोपाल नामक व्यक्ति को अपना शासक चुना। इसी से पाल वंश की स्थापना हुई, बंगाल का स्वदेशी स्वर्ण युग। अगले 400 वर्षों तक पाल साम्राज्य उत्तरी भारत की सबसे बड़ी शक्ति रहा। पाल शासक बौद्ध धर्म के दृढ़ अनुयायी थे और उनके संरक्षण में बंगाल विश्व का प्रमुख बौद्ध शिक्षा केंद्र बन गया। उन्होंने विक्रमशिला, औदंतपुरी और विशाल सोमपुर महाविहार जैसे महान विश्वविद्यालयों का निर्माण कराया, जहां हजारों भिक्षु और विद्यार्थी तिब्बत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से अध्ययन के लिए आते थे। बंगाली विद्वान अतीश ने इन्हीं विश्वविद्यालयों से तिब्बत जाकर बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। इसी काल में बंगाली भाषा का भी जन्म हुआ। सबसे पुराने साहित्यिक प्रमाण हैं चर्यापद, बौद्ध सिद्धाचार्यों द्वारा लिखे गए रहस्यमयी पद। इनमें एक नाव चलाती निम्न जाति की लड़की जैसी रोजमर्रा की छवियों के जरिए आत्मा की मुक्ति की गूढ़ बातें कही गईं। पालों ने ऐसा बौद्ध दीप जलाया जिसने एशिया को आलोकित किया। लेकिन यह ज्योति जल्द ही एक नई शक्ति से टकराई जो दक्षिण से आई थी और जिसने बंगाल की धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। जब बौद्ध मठ अपने उत्कर्ष पर थे, दक्षिण में एक तूफान उठ रहा था। सेन वंश का आगमन बंगाल की आस्था और समाज दोनों को झकझोर देगा। 12वीं सदी के अंत तक पाल साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा और दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र से आए सेन वंश ने सत्ता संभाली। सेन योद्धा थे और कठोर ब्राह्मणवादी हिंदू परंपरा के अनुयायी। उनके शासन ने बंगाल के सांस्कृतिक परिदृश्य में गहरा परिवर्तन लाया। राजकीय संरक्षण अब बौद्ध धर्म से हटकर विष्णु और शिव जैसे हिंदू देवताओं की उपासना की ओर चला गया। राजकीय सहायता के अभाव में महान बौद्ध विश्वविद्यालय धीरे धीरे ढहने लगे और सदियों तक फला फूला बौद्ध धर्म बंगाल से लगभग लुप्त हो गया। सेन शासक, विशेषकर बल्लाल सेन, कुलीन व्यवस्था कुलिन सिस्टम को स्थापित करने के लिए प्रसिद्ध हैं। एक कठोर सामाजिक ढांचा जिसमें ब्राह्मण और उच्च जातियों को शीर्ष पर रखा गया। इससे बंगाली समाज में गहरी सामाजिक असमानता पैदा हुई। उनका शासन संस्कृत विद्या का पोषक था, पर साथ ही गहन रूढ़िवाद का प्रतीक भी। बौद्ध परंपराओं का दमन और जाति आधारित असमानता ने समाज के एक बड़े हिस्से, विशेषकर निम्न वर्गों और पूर्व बौद्ध अनुयायियों को हाशिए पर पहुंचा दिया। लेकिन सेन वंश की यह धार्मिक कठोरता एक आध्यात्मिक खालीपन छोड़ गई, जिसे जल्द ही पश्चिम से आने वाले एक नए विश्वास ने भर दिया। एक ऐसा विश्वास जिसने बंगाल की संस्कृति के साथ घुलकर एक अनूठी पहचान बनाई। इस्लाम का आगमन सिर्फ विजयों की कहानी नहीं था, यह संलयन, फ्यूजन की कहानी थी। आखिर कैसे तुर्क सेनापति और सूफी संतों ने मिलकर बंगाली मुस्लिम पहचान को जन्म दिया? इस्लाम की राजनीतिक एंट्री बंगाल में 1204 ईस्वी में हुई, जब तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने एक तेज घुड़सवार आक्रमण में सेन शक्ति को तोड़ दिया। एक सदी तक बंगाल दिल्ली सल्तनत का सूबा रहा, लेकिन असली रूपांतरण 1320 ईस्वी में शुरू हुआ, जब शमसुद्दीन इलियास शाह ने क्षेत्र को एकीकृत कर स्वतंत्र बंगाल सल्तनत की घोषणा की। खुद को शाह ए बांगाला, बंगाल का राजा, घोषित किया। अगले 200 वर्षों तक यह सल्तनत समृद्धि और सांस्कृतिक मेलजोल का अद्भुत युग बना। मुस्लिम होते हुए भी सुल्तानों ने बंगाली संस्कृति का संरक्षण किया। उन्होंने दरबारी भाषा के रूप में बंगाली को प्रतिष्ठा दी। संस्कृत ग्रंथों जैसे महाभारत और रामायण का बंगाली में अनुवाद कराया।
जिससे साहित्यिक पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। वास्तुकला में अदीना मस्जिद जैसी भव्य इमारतें बनी, जिनमें फारसी डिजाइन और बंगाली टेराकोटा शिल्प का अनोखा संगम था। सबसे गहरा प्रभाव सूफी संतों शाहजलाल, खान जहां अली ने डाला। उन्होंने प्रेम, समानता और मानवता का संदेश फैलाया। उनकी शिक्षाएं स्थानीय मान्यताओं से मिलकर ऐसी आध्यात्मिक एकता बनी जिसने समाज के उन वर्गों को अपनापन दिया जिन्हें सेनों की जातिवादी व्यवस्था ने अलग थलग कर दिया था। इस तरह इतिहास की सबसे बड़ी और शांतिपूर्ण धार्मिक परिवर्तनों में से एक हुआ, जिसने बंगाल में इस्लामी और स्थानीय परंपराओं के सम्मिश्रण से एक विशिष्ट बंगाली मुस्लिम संस्कृति को जन्म दिया। बंगाल सल्तनत का यह स्वतंत्र और समृद्ध काल अंततः समाप्त हुआ। क्षितिज पर एक नई शक्ति उभर रही थी, मुगल साम्राज्य, जिसने बंगाल को साझेदार नहीं बल्कि पुरस्कार, प्राइज के रूप में देखा। मुगलों के अधीन बंगाल भारत का सबसे धनवान प्रदेश बना, लेकिन यहां के लोग अक्सर पराये माने गए। समृद्धि के इस युग ने एक नया विरोधाभास जन्म दिया, खुशहाली के साथ असंतोष। 16वीं सदी में बंगाल मुगल साम्राज्य में सम्मिलित हुआ और जल्द ही भारत का अन्न भंडार, ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने लगा। ढाका को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, जो व्यापार और सुंदर वास्तुकला का केंद्र बनी। मुगल युग ने नई खानपान संस्कृति जैसे बिरयानी और कबाब और नवाबाना शिष्टाचार का द्वार शुरू किया। लेकिन यह रिश्ता जटिल था। उत्तर भारत और मध्य एशिया से आए मुगल अधिकारी बंगाल की नम, दलदली भूमि को असुविधाजनक समझते थे। वे स्थानीय बंगालियों से सांस्कृतिक दूरी बनाए रखते थे। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि प्रशासन की आधिकारिक भाषा फिर से फारसी घोषित कर दी गई, जिससे बंगाली भाषा सत्ता से बाहर हो गई। यह निर्णय सुल्तनत के युग की स्थानीयता और सांस्कृतिक समानता की नीतियों को पलट गया और बंगालियों और नए शासकों के बीच एक गहरी सांस्कृतिक खाई पैदा हो गई। मुगल शासन के दौरान भारत से अपार संपत्ति निकाली गई, लेकिन उन्होंने एक दूरी बनाए रखी और इसी दूरी ने अगली बड़ी हलचल की जमीन तैयार की, यूरोपीय व्यापारियों के आगमन की, जो सिर्फ व्यापार करने नहीं बल्कि राज करने और उपनिवेश बसाने आए थे। जो शुरुआत में व्यापार था, वो धीरे धीरे एक त्रासदी में बदल गया। आखिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लालच ने कैसे जन्म दिया मानव इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक को। पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी व्यापारी सदियों से बंगाल में मौजूद थे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत अलग थी। उन्होंने कमजोर पड़ चुके मुगल साम्राज्य का फायदा उठाया और 1757 में प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हरा दिया। इस जीत ने एक व्यापारी कंपनी को एक शासक शक्ति में बदल दिया। शुरुआती ब्रिटिश शासन का असर विनाशकारी था। कंपनी का एकमात्र लक्ष्य था ब्रिटेन के लिए संपत्ति का व्यवस्थित शोषण। उन्होंने जमीन पर भारी कर लगाए और ऐसी नीतियां अपनाईं जिन्होंने बंगाल की मशहूर वस्त्र उद्योग को तबाह कर दिया। ब्रिटिश मिलों को बचाने के लिए लगाए गए ऊंचे टैक्स और कानूनों ने लाखों बुनकरों को रोजगार से वंचित कर दिया। उन्हें मजबूरन खेती करने पर उतरना पड़ा। जब 1759 में भयंकर सूखा पड़ा, तब भी कंपनी ने इन कठोर करों की वसूली जारी रखी। नतीजा था 1770 का महान अकाल, जो इंसानों द्वारा पैदा की गई त्रासदी थी। लगभग 1 करोड़ लोग, यानी बंगाल की 1/3 आबादी, भूख और बीमारी से मर गई। ये आपदा बंगालियों की सामूहिक चेतना पर एक स्थायी घाव छोड़ गई, लेकिन इसी राख से उठी एक नई चेतना, जिसने बंगाली पहचान को फिर से गढ़ा और आजादी की लौ जलाई। औपनिवेशिक दमन की छाया में बंगाल ने एक ऐसी पुनर्जागरण की चिंगारी जलाई जिसने आधुनिकता की राह रोशन की। आखिर विचारकों और कलाकारों ने कैसे अपने लोगों के लिए एक नई पहचान गढ़ी। औपनिवेशिक शासन की तबाही से उभरा 19वीं और शुरुआती 20वीं सदी का एक अद्भुत बौद्धिक आंदोलन, बंगाल रेनेसांस। कोलकाता इसके केंद्र में था। बंगाली चिंतक यह सवाल उठा रहे थे, कैसे आधुनिक बने पर अपनी आत्मा न खोएं। राजा राम मोहन राय जैसे अग्रदूतों ने सती प्रथा, जाति की कठोरता और सामाजिक कुरीतियों को चुनौती दी, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों की बात की। इसी दौर में साहित्यिक विस्फोट भी हुआ।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और माइकल मधुसूदन दत्त ने बंगाली भाषा को आधुनिक स्वरूप दिया। यह पुनर्जागरण अपनी ऊंचाई पर पहुंचा रवींद्रनाथ ठाकुर के साथ, कवि, दार्शनिक और पहले गैर यूरोपीय जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने सिद्ध कर दिया कि बंगाली मस्तिष्क विज्ञान में भी विश्व का नेतृत्व कर सकता है। इस आंदोलन ने घड़ी एक आधुनिक, आत्मसचेत बंगाली पहचान, जो अपनी भाषा और संस्कृति में जड़ें रखती थी, पर दुनिया से संवाद भी करती थी। लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता की लहर तेज हुई, ब्रिटिशों ने खेला अपना आखिरी दांव, धर्म के आधार पर बंगाल का विभाजन, जिसने आने वाले समय में भयानक रक्तपात और बंटवारे को जन्म दिया। जब एक सरकार ने उनकी भाषा मिटाने की कोशिश की, तो बंगाल के लोग उठ खड़े हुए। 1962 में छात्रों की कुर्बानी ने कैसे जगाई एक ऐसी चिंगारी जिसने जन्म दिया एक नए राष्ट्र को। 1905 में ब्रिटिशों ने राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए पहली बार बंगाल को धर्म के आधार पर बांटा। हालांकि यह फैसला वापस ले लिया गया, लेकिन विभाजन का बीज बो दिया गया। 1947 में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद बंगाल दो हिस्सों में बंट गया। पश्चिमी, हिंदू बहुल हिस्सा भारत का पश्चिम बंगाल बना और पूर्वी, मुस्लिम बहुल हिस्सा बना पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली लोग जल्द ही नई दमनकारी सत्ता के नीचे आ गए। पश्चिमी पाकिस्तान के अभिजात्य वर्ग ने उनकी भाषा और संस्कृति को हीन समझा और उर्दू को एकमात्र राष्ट्रीय भाषा बनाने की कोशिश की। 21 फरवरी 1952 को सब्र का बांध टूटा। ढाका के छात्रों और कार्यकर्ताओं ने मातृभाषा बंगाली को मान्यता देने की मांग की। पुलिस ने गोलियां चलाईं, कई छात्र मारे गए। ये शहीद बन गए विरोध और पहचान के प्रतीक। उनकी कुर्बानी ने जन्म दिया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को। अब बंगालियों के लिए भाषा ही उनकी आत्मा बन गई। लेकिन यह शुरुआत मात्र थी। यह सांस्कृतिक चेतना जल्द ही बदल गई मुक्ति संग्राम में, एक ऐसी जंग जिसने बंगाल की आत्मा को परखा। 1971 में बंगाल ने युद्ध लड़ा, जमीन के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाज के लिए। कैसे 9 महीने की रक्तपात ने जन्म दिया दुनिया के पहले ऐसे राष्ट्र को जो भाषा की नींव पर बना। भाषा आंदोलन से जन्मी सांस्कृतिक चेतना को अब दबाना असंभव था। पश्चिमी पाकिस्तान के राजनीतिक और आर्थिक शोषण से तंग आकर पूर्वी पाकिस्तान ने आत्मनिर्णय की मांग उठाई। 1971 में चुनाव में बंगाली राष्ट्रवादी पार्टी की जीत के बाद 25 मार्च को पाकिस्तानी सेना ने दमन शुरू किया और शुरू हुआ बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। 9 महीनों तक बंगाल के लोगों ने अद्भुत साहस और बलिदान के साथ लड़ाई लड़ी। पाकिस्तानी सेना ने बुद्धिजीवियों, छात्रों और आम नागरिकों पर अत्याचार किए। इसके जवाब में बनी मुक्ति बाहिनी गुरिल्ला सेना और जनांदोलन ने संघर्ष जारी रखा। अंततः भारत की सहायता से 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, एक ऐसा राष्ट्र जो भाषा और संस्कृति की पहचान पर आधारित था। यह था एक जनता की आवाज के लिए लड़ी गई जंग और उसकी ऐतिहासिक जीत। युद्ध खत्म हुआ, पर बंगाल की यात्रा अभी जारी है, एक ऐसे सभ्यता के लिए जो सहनशीलता, अनुकूलन और मेल-जोल से बनी। भविष्य क्या लेकर आएगा? बंगाली लोगों की कहानी एक नदी की तरह है जो हजारों सालों से बह रही है और अब भी बह रही है। उनकी उत्पत्ति कोई एक क्षण नहीं, बल्कि 40,000 वर्षों की यात्रा है, धैर्य, परिवर्तन और मिश्रण की। शिकारियों और धान उगाने वाले ऑस्ट्रो एशियाई किसानों से लेकर द्रविड़, तिब्बती बर्मी पहाड़ी जनों तक, पाल और सेना राजवंशों से लेकर इस्लामी सुल्तानों और यूरोपीय प्रभावों तक, हर लहर ने बंगाल की धारा में अपना रंग घोला। हर बार नई संस्कृतियां आईं, पर बंगाली पहचान ने सबको समेट लिया, और भी समृद्ध और भी गहरी बनती चली गई। यही मिश्रण, यही लचीलापन, यही सांस्कृतिक समावेशिता बंगाली पहचान की आत्मा है। आज जब यह सभ्यता वैश्वीकरण और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, उसी प्राचीन शक्ति, लचीलापन और अनुकूलन की फिर जरूरत है। नदी की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बंगाल के लोग फिर से उठेंगे, बहेंगे और अपनी पहचान की नई परतें में रचेंगे, समय की अनंत धारा में।